कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 11th क्लास का चैप्टर है। कल हम लोग इस क्लास में बात किए थे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में क्या अंतर होता है। फिर आपका सेल साइकिल दो फेज में डिवाइड होता है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बात किए थे। इंटरफेज में आपके आता है G1, S एंड G2, इनके बारे में भी हमने अच्छे से बात कर लिया था। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, तभी आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में हम एम फेज के बारे में बात करने वाले हैं। एम फेज आपका फर्दर डिवाइड होता है 4 फेज में, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले, एम फेज के बारे में बताने से पहले, ये कुछ पॉइंट्स है, इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आना जरूरी है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब सिंपल एक धागे के रूप में डीएनए होता है, जब ये हिस्टोन प्रोटीन से रैप नहीं होता तो इसे हम सिंपल डीएनए कहते हैं, ठीक है। और यही डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन पे रैप हो जाता है तो इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन, आपके क्रोमैटिन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन आता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रोमैटिन में क्या क्या होता है, ऑप्शन में दे सकता है। कहीं पे हिस्टोन नहीं होगा तो कहीं पे नॉन हिस्टोन नहीं होगा तो कहीं पे आरएनए नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए। सेम जब यही क्रोमैटिन बहुत डेंसली रैप होकर के कंडेंस हो जाता है, कंपैक्ट फॉर्म में हो जाता है और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम जब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं कि ये बीच में कुछ दबा सा भाग है, कंस्ट्रिक्ट है, इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में भी आपके डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन होता है, ठीक है। अब हम क्रोमोसोम की संख्या कैसे काउंट करते हैं? क्रोमोसोम की संख्या हम नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पे काउंट करते हैं। जितना नंबर ऑफ सेंट्रोमियर होगा उतना ही आपका क्रोमोसोम होगा, ठीक है। क्रोमोसोम में जितना सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर ये बीच वाला भाग होगा, इसी के बेस पे हम क्रोमोसोम संख्या काउंट करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। तो यदि एक, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक क्रोमोसोम है, आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर है, तो एक मिनट, सॉरी बाहर से बहुत आवाज आ रही थी। तो देखिए, 1 क्रोमोसोम दिख रहा है। अब 1 क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है, इस पे ध्यान दीजिए। एक सेंट्रोमियर है तो हम क्या कहेंगे? एक क्रोमोसोम है, क्योंकि एक सेंट्रोमियर है तो 1 क्रोमोसोम इक्वल टू 1 सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही सेंट्रोमियर है, आप देख पा रहे हैं एक सेंट्रोमियर है, और इस तरह से क्रोमोसोम डबल हो गया है। पर सेंट्रोमियर एक है तो हम क्या कहेंगे? 1 क्रोमोसोम 1 सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वह एक ही सेंट्रोमियर है तो इसे हम 1 क्रोमोसोम कहेंगे और 1 डीएनए, ठीक है। डीएनए का नंबर भी सेंट्रोमियर के बेस पे कैसे काउंट कर रहे हैं वो देखिए। तो एक सेंट्रोमियर है तो 1 डीएनए। अब यहाँ पे क्या हो गया? एक ही सेंट्रोमियर है, ठीक है। 1 सेंट्रोमियर तो हम कहेंगे 1 क्रोमोसोम, 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमोसोम, बट क्या हुआ, यहाँ से ये डबल हो गया है तो डीएनए को हम कहेंगे 2 डीएनए, इसे याद रखिएगा, 2 डीएनए। फिर यहाँ पे क्या है? सेपरेट है, देखिए, एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक क्रोमोसोम यहाँ। कैसे? क्योंकि एक सेंट्रोमियर इसमें है, एक सेंट्रोमियर इसमें है, 2 सेंट्रोमियर है तो हम कहेंगे 2 क्रोमोसोम है, ठीक। और डीएनए भी 2, क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए है, आप देख पा रहे हैं एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए है तो हम कहेंगे 2 डीएनए है, ठीक। 2 सेंट्रोमियर 2 क्रोमोसोम, ठीक है। आई बात समझ में? और यहाँ पर भी आपके 2 डीएनए है। आगे आपके बात समझ में? तो आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे।
आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। जीवन में देखिए क्या है, यहाँ पे 2 डीएनए दिख रहा है और 2 सेंट्रोमियर दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 2 सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम संख्या कितना हुआ, 2, क्रोमोसोम नंबर 2। और डीएनए भी कितना है, 2। एक डीएनए इसमें है और एक डीएनए इसमें है। ठीक। एस फेज में क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा। जी में क्या होता है, क्रोमोसोम संख्या और डीएनए दोनों सेम सेम है, 2 2 है। और यस में क्या होता है, यस में डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, कल की क्लास में बताए थे। तो यहाँ पे रिप्लिकेट हो गया, 2 डीएनए हो गए, 1 से 2। रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, डीएनए से डीएनए का बनना, उसे हम रिप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो गया, डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया, तो 2 हो गए। पर आप देख रहे हैं क्रोमेटिड, सॉरी सेंट्रोमियर 2 है, एक इसमें और एक इसमें, 2 ही सेंट्रोमियर है। तो क्रोमोसोम संख्या कितना हुआ, 2। जितना सेंट्रोमियर होता है नंबर में उतना ही क्रोमोसोम होता है। तो 2 सेंट्रोमियर है तो 2 क्रोमोसोम हुआ। बट आप देख रहे हो इसमें 2 डीएनए, इसमें 2 डीएनए, 2 डीएनए आपको दिख रहे हैं ना। तो डीएनए का अमाउंट कितना हो गया, 4 हो गया, 4 पीजे। ठीक है। और सेम एस की तरह ही सेम G2 में भी होता है। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर तो 2 ही है क्योंकि सेंट्रोमियर 2 है, पर डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्रोमेटिड क्या होता है। हमने डीएनए समझा, सेंट्रोमियर समझा, क्रोमेटीन समझा, अब क्रोमेटिड बता देते हैं क्योंकि क्रोमेटिन और क्रोमेटिड में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए जब ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्रोमेटिन बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है तो हम इसे क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम गुणसूत्र इसे कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो ये आर्म निकले हुए हैं, ये लंबा लंबा जो 2 आर्म है, ये तो आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। और ये जो आर्म निकला हुआ है इसे हम क्रोमेटिड बोलते हैं, इसे जो आर्म से हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है। अब जब यही रिप्लिकेशन करके डीएनए जब डबल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डबल हो गया ना, तो एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। रिप्लिकेशन मतलब रिप्लिका, बिल्कुल मेरे जैसे ही बन जाता है। ठीक है, सामने बन जाए तो उसे हम रिप्लिका बोलते हैं। तो सेम एक था, एक का सेम दूसरा बन गया। यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो ये 2 क्रोमेटिड हो गया, इसे हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। ठीक, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सब बातें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के लेक्चर में सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये सब वर्ड आएंगे, तो पहले से पता होगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया। तो अब आगे देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं एम फेज के बारे में, माइटोसिस फेज के बारे में। ठीक है, माइटोसिस में 2 प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसे हम लिख लेते हैं एम फेज। एम फेज माइटोसिस अवस्था, समसूत्री अवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवीजन करता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। तो फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड, इसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक डिवीजन करता है, इसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस होने में 4 फेज होते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस है वो 4 फेज में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ये चारों फेज हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। फिर सेकंड क्या होगा, जब ये चारों फेज इंड हो जाएगा तब आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। पहले जब न्यूक्लियस 2 हो जाएगा तो इसी साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस होंगे, फिर जब साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा तो 2 कोशिका बन जाएंगी और दोनों में अलग अलग न्यूक्लियस चला जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं और न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोफेज, इसे हम हिंदी में पूर्वावस्था कहते हैं। ठीक है, प्रथम अवस्था भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेज के बारे में बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। यम फेज में हमने कहा कि यम फेज में दिखे
क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले जब न्यूक्लियस डिवीजन होगा, पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस डिवीजन होगा तो उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। कैरियोकाइनेसिस 4 फेज में कंप्लीट होता है। वो फेज कौन कौन से हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, जब ये चारों फेज कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज इसे पूर्वावस्था भी कहते हैं या प्रथम अवस्था कहते हैं। प्रथम अवस्था, हिंदी में कहते हैं प्रथम अवस्था। इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन। जो क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन आपको याद होगा हमने कहा जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से रैप होता है तो उसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। जो क्रोमैटिन है वो धीरे धीरे कंडेंसेशन होना उसका स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो और भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आने लगता है। ऐसे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, फैले रहते हैं पतले पतले धागे के रूप में, वो आने लगते हैं पास में और थोड़ा सुलझ करके पास में वो रैप होने लगते हैं, बहुत कंडेंसेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ याद रखिएगा, बिगिन होता है, स्टार्ट हो रहा है प्रोफेज में, इसे हम अर्ली प्रोफेज कहते हैं। और जब ये फिनिश हो जाता है ये सारे प्रोसेस तो उसे हम लेट प्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन हो रहा है, सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। सेंट्रियोलर क्या है मैं उसे भी बताऊंगी। सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें क्या हो गया, ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक होने लगता है, धीरे धीरे ये डिसअपियर होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगता है और टूट करके हट जाता है, तो ये स्टार्ट हो जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेशन होने लगता है और ये फिनिश भी हो जाता है, मतलब पूरी तरह प्रोफेज में ही ये खत्म हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, डिसअपियरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बिगिन। जो भी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं, मतलब ये डिसअपियर होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि खत्म हो जा रहे हैं पूरी तरह, बस वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, वो 2 साइड जाता है और यहाँ से स्पाइंडल फाइबर स्टार्ट हो जाता है ऐसे बनना, मैं इसे भी बताऊंगी डिटेल में। तो याद रखिएगा प्रोफेज में क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में करके मैं आपको स्पाइंडल फाइबर और सेंट्रियोलर मूवमेंट बताऊंगी। ठीक है, तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। आज हम लोगों ने डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, ये सब क्या है इसके बारे में अच्छे से समझा। क्रोमोसोम संख्या सेंट्रोमियर के बेस पे काउंट करते हैं ये समझे। इसके बाद हमने बात किया एम फेज के बारे में। ये सब सारी बातें हो गई कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कितने फेज होते हैं, और हमने प्रोफेज के बारे में बात कर लिया। इसे अच्छे से एक बार आप लेक्चर देखने के बाद रिवाइज कर लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और कहीं भी कोई डाउट आया हो इस लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे का हम मेटाफेज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वरना ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।